बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, दुबई के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद पाकिस्तान के अंदर कयास आराइयाँ ये चलने लगी कि दुबई के अंदर जो मीटिंग है ये PDM इत्तेहाद की मुशावरत से होने वाली मीटिंग है और इस मीटिंग में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान बहुत सी चहमगोइयाँ होती रहीं, बबांगे दोहल बहुत सी बातें होती रहीं, लेकिन वो मीटिंग का खात्मा हुआ कि हर तरफ चुप सी छा गई। कोई भी उस मीटिंग के मुहर्रिकात, उस मीटिंग के नताइज के ऊपर ना बोला। आसिफ अली जरदारी साहब भी चुप हो गए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पहले ही गाहे बगाहे खामोशी ही इख्तियार रखते हैं इस मामले के ऊपर, वो सिर्फ मुल्की उमूर के ऊपर ज्यादा बातचीत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी खामोश हो गए और दीगर जितने भी वज़रा थे जो आने वाली सियासत का रुख बता रहे थे उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। बज़ाहिर ये भी तासुर आया कि हो सकता है कि ये PDM के इत्तेहाद की मुशावरत से होने वाली मीटिंग हो, इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों को शामिल कर लिया गया हो, लेकिन PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आज वो सकूत तोड़ा है। आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बात की कि दुबई के अंदर होने वाली मीटिंग में हमें एतमाद में नहीं लिया गया, जिससे PDM क्या टूटने का इशारा मिलता है। अगर एतमाद में नहीं लिया गया और उस पर वो नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं तो वहां पे जो बातें ज़ेरे बहस थी उन बातों की मकासद क्या थे और उसके बेनिफिशरी कौन थे। अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं थे, अगर PDM में शामिल दीगर जमातें नहीं थीं, तो क्या सिर्फ दो जमातों के अशखास ने मिलकर वो मीटिंग तय की और उस मीटिंग के नताइज जो थे वो मंजर आम पे नहीं आ सके। इसी से बात का आगाज करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस खदशे का इजहार किया, जिस नाराजगी का इजहार किया, उस नाराजगी के बाद अब PDM के मुस्तकबिल को कैसा देखता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, हाली मौलाना फजलुर रहमान को ना लें। याद करें, मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि दुबई मीटिंग के बाद MQM, ANP, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और वो तमाम सियासी जमातें जो इनके साथ PDM के इत्तेहाद में शामिल थीं, जिन्होंने हुकूमत को गिराने में या रजीम चेंज में अपना रोल अदा किया था, उनमें से सब की सब सियासी जमातें जो हैं वो नाराज थी। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान तक ये गिला पहुंचाया कि मौलाना साहब, इक्तदार के मजे दो बड़ी सियासी जमातें लूट रही हैं। आने वाले इक्तदार का फैसला भी दो बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का रही हैं। आप PDM के चेयरमैन हैं, आप PDM के सरबराह हैं, आप PDM में सब कुछ है, तो आप कहां पे हैं? आप किस जगह पे खड़े हैं? आपको किस जगह पे रखा गया है? आपसे कोई मुशावरत की गई? क्या PDM का इजलास बुलाया गया? क्या PDM के इजलास में किसी से पूछा गया? तो मौलाना साहब बड़े गुस्से में थे। मौलाना साहब ने सुनी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और जब मौलाना साहब को इस बात का इल्म हुआ कि जनाब मौलाना साहब से हाथ हो रहा है, हाथ इस तरह हो रहा है, मैं आपको ये एडवांस बता रहा हूं, ये खबर दे रहा हूं आपको। मौलाना साहब के पास 2 सूबे हैं जहां पे मौलाना साहब ने इक्तदार की ख्वाहिश का इजहार किया था। एक मौलाना साहब ने कहा था मुझे KPK के अंदर वजारत आला दे दी जाए। वहां पर परवेज खटक को किसी और तरफ से शाबाश दी गई, थपड़ी दी गई, और ANP को किसी और तरफ से कहा गया। उसके बाद था बलोचिस्तान। मौलाना साहब बलोचिस्तान में बड़े खुश थे कि बलोचिस्तान भी मिल जाएगा। बलोचिस्तान में सेनेट से एक अहम तरीन शख्सियत वजीर आला बलोचिस्तान आ रही है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अब मौलाना साहब, तीसरी मौलाना साहब की आरज़ू थी शायद मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊं। अब मौलाना साहब को सदर पाकिस्तान बनने के लिए तो शेरवानी भी तैयार थी, हर चीज तैयार थी, लेकिन मौलाना साहब के हिस्से में वो चीज भी नहीं आई। जिसके बाद आज मौलाना साहब ने स्पेशल सीनियर सहाफियों को बुलाया और उसमें बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए और उस ऐसे इंकशाफात किए कि आप सोच नहीं सकते। आप आज गौर करें 2 बड़ी खबरों पे। एक मौलाना फजलुर रहमान का अटैक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे, और मौलाना फजलुर रहमान का यह कहना है कि जो आज हो रहा है या जो कल हुआ था, इन दोनों में मेरा कोई किरदार नहीं है, मैं ये नहीं चाहता था। दूसरा, अमीर हैदर होती, आज उसने क्या कहा? आज उसने कहा कमर बाजवा साहब, फैज हमीद साहब, इनका भी ट्रायल होना चाहिए, इनका भी ट्रायल होना चाहिए। कप्तान के साथ, चेयरमैन PTI के साथ इनका भी ट्रायल होना चाहिए। आप देखेंगे आवाजें निकलना शुरू हो गई हैं PDM के अंदर से। मुस्लिम लीग नून ये आवाज नहीं निकालती। मुस्लिम लीग नून एक नाम लेती है, पीपल्स पार्टी एक नाम लेती है, लेकिन अब जब इनके अंदर से जमातें ये नाम लेना शुरू हो गई हैं तो ज़हन में रखें, इक़्तिदार की कश्ती में सुराख हो गए हैं।
अब सब के सब इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात क्लियर हो गई है कि मौलाना साहब के इक़्तिदार में किसी जगह नहीं है, और इसी तरह दीगर सियासी जमातें जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इकट्ठी थी वो भी यही है। पीपल्स पार्टी तो बड़ा अच्छा बहाना बना के कह देती है हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे और ना हम पीडीएम का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी अब यह कहना शुरू कर दिया है हम अकेले इक़्तिदार में नहीं है, ये तो सारी जमातों का इक़्तिदार है, गुना तो भी सबको जाएगा, अगर सवाब सब ने लेना है तो गुना भी सब लेंगे। तो यासर ये आने वाले दिनों में हंडिया भी चुराहे पुटने वाली है, ये सब काम खत्म होने वाला है। सब के सब जो है ना वो एक ऐसे शिकंजे में फंसने वाले हैं जिससे निकलेगा कोई नहीं। मौलाना साहब को खुश होना चाहिए कि वो दुबई मीटिंग में नहीं थे। दुबई मीटिंग की जिस दिन बात बाहर निकलेगी, दुबई मीटिंग की जिस दिन साजिश बाहर निकलेगी, तो शायद बहुत सी गर्दनों पे शिकंजे कसे जाएं। ये आप क्या समझते हैं? इक्तदार के ईवानों में बैठा हो शहबाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ हो, वजीर एहसाना इसाक डार साहब हो, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हो, वजीर कानून आजम ज़हीर तारड़ साहब हो, और मियां नवाफी साहब पाकिस्तान आए, तो आप समझ लेना मियां साहब को पाकिस्तान आने की इजाजत कौन नहीं देना। मियां साहब पाकिस्तान किसके डर से नहीं आ रहे? अगर तो आप ये कहें कि इनको अदलिया का डर है, अदलिया का इनको कोई डर नहीं है। कभी भी इन्होंने अदलिया की परवाह नहीं की। अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये जलसा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये तकारीर कर सकते हैं, वहां पर गलीज जबान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि ये सारा मामला मौलाना साहब को शुक्र करना चाहिए। लेकिन आज मौलाना साहब का गिला जो है ना वो 3 चीजों पे था। एक मीटिंग के हवाले से, दूसरा मौलाना साहब ने जो डिमांड की थी वो कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही, तीसरा मौलाना साहब सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाना चाहते थे। पीपल्स पार्टी ने तो वाजे कह दिया कि मौलाना साहब सोचिएगा भी नहीं। अच्छा राना साहब अगर देखा जाए मौलाना फजलुर रहमान ने आज ये बात की है कि हम पे तनकीद करने वाले इत्तेहादी शीशे में अपनी शक्ल देखें, तो ये वाजे तौर पे पैगाम किसको दिया उन्होंने? भाई ये वाजे तौर पे पैगाम किसी और को नहीं दिया, पीपल्स पार्टी को दिया। ये पैगाम मुस्लिम लीग नून के उस शख्स को दिया जिसने आज एक जगह जलसा करते हुए मौलाना साहब पे तनकीद की है, जिसका तल्लक शेखुपुरा से है। तो मौलाना साहब ठीक है, टूट गई, जैसे हम कहते थे टूट गई तराका करके, ये टूट गया अब सारा कुछ। अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सब इक्तदार की टूटी हुई या डूबती हुई कश्ती से बाहर भाग रहे हैं। ये वही कश्ती है जो यूनान में डूबी थी, उसमें कुछ 700 बंदे डूबे थे, इस कश्ती में जो 13 इत्तेहादी डूबेंगे। ये डूबने वाली कश्ती है। अगर आप ये कहें कि ये बच जाएंगे तो मुझे बताएं किस तरह बचेंगे? क्या अवाम के अंदर इनका वोट बैंक है? वो लोग जो बेचारे लोड शेडिंग से तंग हैं, वो लोग जो महंगाई से तंग हैं, वो लोग जो बेरोजगारी से तंग हैं, वो जिनके बच्चे अब स्कूल नहीं जाते, वो लोग जो मेडिसिन नहीं खरीद सकते, वो लोग जिनके घरों में अब 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो इनको वोट देंगे? बिल हुक्मरानों ने नहीं देना, ये बिल आप और मुझ में से निकलना बिल। जब हम में से बिल निकलेगा तो फिर इक्तदार के ईवानों में बैठे लोगों को वोट नहीं, इनको इंशाल्लाह जूते पड़ेंगे। अगर यही हालात रहे, मैं आपको ठीक कह रहा हूं, आप नहीं तो बाहर निकल के देखें ना, आप किसी से जाके पूछें, किसी रेडी वाले से पूछें, किसी रिक्शे वाले से पूछें, किसी ट्रांसपोर्टर से पूछें, किसी होटल के बाहर खड़े हो जाएं, आपको सफेद पोश लोग वहां पे खड़े नजर आएंगे जो हसरत बड़ी निगाहों से ना ये देखते हैं, या अल्लाह किसी का बचा हुआ खाना जो वो लेके जा रहा है शायद मुझे दे दे। ये आलम हो चुका है, इसलिए कि ये इक्तदार के ईवानों में बैठे लोगों को सवाए अपने मुकदमात खत्म करने के, सवाए साजिश करने के, सवाए मुकदमात बनाने के और काम कोई नहीं। अच्छा राना साहब अगर देखा जाए आपका दौरे को छोड़ते हैं, आपने क्या किया? देखिए 1 साल 5 माह हो गए, क्या किया आपने? कोई एक काम ऐसा जिसमें अवाम आपको वोट दे? राना साहब, रजा रब्बानी साहब कहते हैं, ये मैं उसी पे आता हूं। रजा रब्बानी साहब कहते हैं ये IMF की जो मेल मुलाकातें हैं ये पाकिस्तान की सियासी खुद मुख्तारी का खात्मा है। दूसरी तरफ हमारी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि ये जो मुलाकातें हैं ये सियासी अमल का हिस्सा हैं। अब एक तरफ हुकूमत में बैठे हुए ये कह रहे हैं कि ये अमल का हिस्सा है, ये सियासी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से मुलाकातें होती हैं, दूसरी तरफ से बड़े इत्तेहादी का बयान ये है कि सियासी खुद मुख्तारी का खात्मा है। बात माने तो किसकी माने? बात, मुझे एक बात बताएं, मुझे तो रजा रब्बानी की बात में वजन लगता है और रजा रब्बानी की बात माननी चाहिए। अगर कभी वो
आज के दौर में अगर उन्होंने कोई सही बात कह दी है तो वैसे तो काफ़ी जगहों पे खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, तो ये दुरुस्त बात है। कर्ज हमें देना है, कर्ज पाकिस्तान को देना है, निकलना आपकी और मेरी हड्डियों से है, लेकिन मुलाकातें सियासी जमातों से जाके करनी है। एतमाद जो है वो लेना, गारंटी सियासी जमातों से लेनी है। कभी क्या IMF ने ये बात चाइना में जाके की थी? क्या IMF ने ये बात भारत में की थी? क्या उसने जाके बांग्लादेश में की थी? क्या उसने श्रीलंका में की थी? चाइना और भारत में क्यों करेगा? वो तो उसके प्रोग्राम में तो शामिल ही नहीं है थी। तो मुझे मिलता है ना, फिर ऐसा ही होता है ना, जो नहीं शामिल, जो मुल्क शामिल थे क्या उसमें की थी? तो ये चीजें नहीं थी। बात यह है कि आपने जब हर जगह कशकोल लेकर जाएंगे, जब आपके वजीर आजम किसी जगह जाकर ये बात करेंगे मैं कुछ पैसे मांगने नहीं आया, जब आप किसी की हलफ बर्दारी की तकरीर में जाके कहेंगे जनाब आंबों की पेटियां लेके आया हूं, जब आप जाके कहेंगे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, अपने आप को बेच दूंगा, लैपटॉप दूंगा, मुझे तो डर लग रहा है जब इन्होंने कहा मैं कपड़े बेच दूंगा, आटा दूंगा, आटा महंगा हो गया था, अब इन्होंने कहा लैपटॉप दूंगा तो लैपटॉप महंगे हो जाएंगे। भाई इस मुल्क के नौजवान को नौकरी दो, इस मुल्क के नौजवान को यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद बाइज्जत रोजगार दो, इस मुल्क के नौजवान को इज्जत दो, इनके लिए फैक्ट्रियां लगाओ, इनके लिए इंडस्ट्री बनाओ, ये सारा काम होना चाहिए। आप हमारा आलम क्या है? हमारे लोगों के लिए फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं। कराची में बारिश होती है, लोग रहमत की बजाय जहमत कहते हैं। कराची में लाहौर में बारिश होती है। सर मैं ये अभी एक फुटेज आपको दिखाता हूं जरा, अगर आप ये बैक पे एक फुटेज देख रहे हो, इस फुटेज मुझे लोगों ने भेजी है। एक मस्जिद है, आज के दिन तक ये भगतपुरा में, यसरफ कॉलोनी में मदीना मस्जिद है, इस मस्जिद के आगे से आज के दिन तक पानी नहीं निकला। जहां पे अल्लाह का नाम लिया जाता हो, अजान होती हो 5 वक्त, नमाजी इसलिए नमाज पढ़ने ना जा सकते हो कि जनाब आगे पानी खड़ा है, पानी से गुजर के जाएंगे कपड़े पलीद हो जाएंगे, पानी से नहीं गुजर सकते तो मस्जिद में किस तरह पहुंचे? और हम क्या करते हैं, आज फलाने MPA के घर के बाहर सफाई कर दो, आज फलाने MNA के घर के बाहर सफाई कर दो, आज एक मेन रोड खोल दो, उसमें से पानी निकाल दो ताकि बल्ले बल्ले हो जाए। आके टीवी पे, मीडिया पे आके कह दो जनाब हमने सारा सिस्टम कर दिया। और खुदा के बंदो, इन जगहों पे जाओ जहां से तुम्हें वोट मिलते हैं, जहां से तुमने वोट लिए हैं, ये देखें लोग मसाजिद में जाने को तरस रहे हैं कि उनके आगे पानी खड़ा है, और वासा वाले सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, हुक्मरान सुख की बांसुरी बजा रहे हैं। यार ये सारा कुछ हो रहा है यासर साहब। मुझे तो मौजूदा सिनेरियो में पहली जो हालात पैदा हो गए ना, जिस तरह ये आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, इसके बाद मुझे इलेक्शन भी नजर नहीं आ रहा। राणा साहब आप क्या देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर? अगर देखा जाए, आप ये देखिए, आप ये पानी का आपने तस्करा छेड़ ही दिया। इंडिया ने पानी छोड़ा हमारे मुख्तलिफ जगहों से 1,20,000, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 2.5 लाख, और किसी जगह पे 4 लाख क्यूसेक रैला गुजरने के खदशात हैं। अगर ये रैले गुजरेंगे तो पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन को कौन सोचेगा, ये महंगाई का कौन सोचेगा, ये इनके मामलात का कौन सोचेगा, ये IMF की मीटिंग का कौन सोचेगा, ये CPEC का कौन सोचेगा? मुझे एक बात बताए, किसको नहीं पता था कि इंडिया ने पानी छोड़ना है? इंडिया क्या हमारा दोस्त है? वो हमें डुबोने के लिए। यार हम अगर इस बात पे सारी जमातें सिंध की हों, बलूचिस्तान की हों, KPK की हों, पंजाब की हों, इस बात पे इत्फाक कर सकते हैं कि हमने हुकूमत गिरानी है, इस बात पे इत्फाक कर सकते हैं कि जनाब हमने IMF के पास जाना है, तो क्या हम कालाबाग डैम बनाने पे इत्फाक नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान के अंदर दीगर डैम बनाने पे इत्फाक नहीं कर सकते कि ये जो आज इंडिया ने पानी छोड़ा है, लोगों की रातों की नींदें खराब कर दी हैं। लोग, हर शख्स ये सोच रहा है जहां से पानी गुजरना है, यार मैं तबाह ना हो जाऊं, मेरी हर चीज तबाह ना हो जाए। यही हमारे डैम बने होते, हमारा पानी डैमों में जाता, हमारी बंजर जमीन आबाद होती, हमें सैलाब का खतरा ना होता। लेकिन मसला कुछ और है भाई, सैलाब अमीरों के लिए, हुक्मरानों के लिए, सियासतदानों के लिए सोने की चिड़िया है। ये मैं नहीं कहता, नूर आलम खान साहब ने 3 दिन पहले क्या कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने सैलाब के पैसे तकसीम कर दिए हैं कर्ज दे के किसी को। वहां पे लोग बेचारे मर रहे हैं, छतें सर पे नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, और आप इस तरह कर रहे बकौल नूर आलम खान के। तो भाई बड़े ये तो सैलाब आएगा, फिर फंड इकट्ठा होगा, फिर सारा कुछ होगा, तो मौजें लगेंगी। ये तो नुकसान होता है उस गरीब का, उस काश्तकार का जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए फसल काश्त की होती है।
जिसने उधार लेकर फसल काश्त की होती है, जिसकी पूरे साल की कमाई वो फसल होती है, जब वो फसल तबाह हो जाती है, सैलाब तो उसके लिए है। इनके लिए सैलाब कहां से है? किसी का सरमाया खत्म हो जाएगा और किसी के लिए सियासत चमक जाएगी। हम सैलाब इनके लिए मौज है, कोरोना भी इनके लिए मौज है। राणा साहब साने हाथ की सियासत करते हैं, हादसात की सियासत करते हैं और यही तरीके से हमारा तर्ज सियासत चल रहा है। लेकिन क्या इसमें तब्दीली नहीं आएगी? क्या हम वक्त को नहीं बदलेंगे, अपनी आदतों अतवार नहीं बदलेंगे? ये सवाल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मंजरनामे में बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। क्या मौजूदा मंजरनामा जो है इसमें कहीं से रिलीफ के इम्कानात रोशन हो सकते हैं? IMF ये यकीन दहानियां करवा रहा है और PTI ने भी IMF से ये बात की थी कि आप गरीबों के लिए क्या करेंगे, कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अगर देखा जाए तो अफरात ज़र में इजाफा है। अगर वो मुस्तहकम भी रहती है और हुकूमत ये कहे कि इस हफ्ते अफरात ज़र में 0.7% इजाफा हुआ है, तो हमें मजमूई तौर पर देखना होगा कि पिछले 6 महीने के अंदर अफरात ज़र की शरह किस हद तक बुलंद हुई है और किस नहज पे हम पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में हमें मुश्किलात क्या हैं। एक सकत से ही चीज़ बाहर हो चुकी है, लोगों की बाइंग पार ही नहीं रही। उनके मसाइल क्या हैं वो समझने के लिए क्या हुकूमत इदराक रखती है, या हुकूमत के लिए मसाइल कुछ और है और हुकूमत का कैनवस जो है वो मंजरनामा कुछ और दिखाता है। राना साहब, अगर आप देखें IMF से जो मुआहिदा है ये महंगाई में किस हद तक इजाफा कर सकता है? दूसरी बात ये कि जिस तरह की बातें हो रही हैं कि 10 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, पहिया फिर से चलेगा मईशत का, क्या ये सिर्फ खाम ख्याली है या दूर कहीं इसके कोई नताइज दिखाई देते हैं? देखिए यार सर, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आए, पाकिस्तान के अंदर मौशियत का पहिया चले, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री चले, ये मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। ये हुकूमत करे, कोई और हुकूमत करे, इसके लिए हम दुआ गो हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं है। पाकिस्तान के साथ ही हमारी बका है, पाकिस्तान के साथ ही हमारी जिंदगी है, पाकिस्तान के साथ ही हमारा सब कुछ है। लेकिन इस हुकूमत को करना चाहिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जिस ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, वाइट से लोग आएंगे, बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन कौन लाएगा ये मुझे बताए ना, लाएगा कौन? इत्माद की फजा कौन कायम करेगा? कोई शक नहीं है इसमें। चले मैं हम अब तारीफ भी करते हैं कि मियां शहबाज शरीफ बहुत मेहनती आदमी है, मियां शहबाज शरीफ स्पीड है, सारा कुछ है। तो क्या मियां शहबाज शरीफ इस पूरे टेन्योर में इन तमाम चीजों में कामयाब क्यों नहीं हो सका? क्या उनकी राह में रुकावट उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी भतीजी जो है मरियम नवाज साहिबा है, या उनकी राह में रुकावट पीपल्स पार्टी है, या जमीयत उलमा इस्लाम है? कौन है? देखिए इस हुकूमत के राह में कोई रुकावट नहीं थी। इस हुकूमत की राह में जो रुकावट थी उसको तो इन्होंने खुड्डे लैन लगा दिया। इनके रास्ते में जो रुकावट थी उसको तो इन्होंने इतने मुकदमात में फंसा दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते। इनके राह में तो रुकावट ही कोई नहीं है ना। कोई एक रुकावट बता दे तो फिर पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं लोग आ रहे? फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुआशरत जो है वो बेहतर क्यों नहीं हो रही? फिर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही? फिर पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पैसे क्यों नहीं भेज रहे? फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो इंडस्ट्री है वो बंद क्यों हो रही है? क्यों लोग दूसरे मुल्कों में यहां से शिफ्ट हो रहे हैं? आप गौर करें, पाकिस्तान से जाने वाले, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, दुनिया का। पहले बांग्लादेश हुआ करता था, इंडिया हुआ करता था, अब पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा सरमायाकार दूसरे मुल्कों में अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं। इस मुल्क में जायदाद खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये ढूंढनी होगी। अगर उसकी वजह हुकूमत के अंदर बैठे लोग हैं, हुकूमत के बाहर बैठे लोग हैं, अगर उसकी वजह अपोजिशन है, कोई भी है वजह, तो फिर वो ढूंढनी होगी। अच्छा राना साहब, एक सवाल है, आप अगर देखें हमसाया मुल्क हमारा अफगानिस्तान, ज़र मुबादला के ज़खायर को कंपेयर कर लिया जाए, बड़े सेक्टर्स को कंपेयर कर लिया जाए, प्राइवेट इंडस्ट्री को कंपेयर कर लिया जाए, तामीरात की सनत को या दीगर सनतों को कंपेयर कर लिया जाए और रोजगार के वसीले को कंपेयर कर लिया जाए, हमसे बहुत नीचे। लेकिन चाइना वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे कुएं खोदे जा रहे हैं, तेल दरियाफ्त किया जा रहा है, 15-15 साल के एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, वहां पे सरमायाकारी के लिए बड़े बड़े ममालिक के इन्वेस्टर जो हैं वो राग़िब हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है?
कि करप्शन के ऊपर उनका पैमाना और है और यहाँ पे और है? वहां जी मैं बताऊं, वहां पे करप्शन पे सजा मिलती है, इक्तदार नहीं। वहां करप्शन करने वालों को जेल में जाना पड़ता है, इक्तदार की कुर्सी पे नहीं बिठाते। आप देखें अफगानिस्तान के अंदर एक गलत सड़क बनाने पर उस इंजीनियर के साथ क्या हुआ, उसको क्या सजा मिली। तुर्की के अंदर जलजले से इमारतें गिरने की सूरत में इमारतें बनाने वाले ठेकेदारों कंट्रैक्टर के साथ क्या हुआ। यहां पर 2 दिन पहले 20 फुट का गड़ा बन जाता है जोहर टाउन में, उसके बाद अब 25 फुट का गड़ा बन जाता है वहां पे पीको रोड पे। क्या उसके ठेकेदार को पकड़ा गया? यहां पर कमीशन तय होती है ठेका देने से पहले, 15% किसकी है, 5% किसकी है, 10% किसकी है, 20% किसकी है, 60% कमीशन ठेके से पहले चली जाती है। हमारा स्ट्रक्चर खराब है और उसी स्ट्रक्चर की वजह से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आती, ये एक बुनियादी वजह रहा। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। मुफ्ती साहब, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमें तो यही लगता था कि पीडीएम का इत्तेहाद इस हद तक कायमो दायम है कि कोई भी फैसला इत्तेहाद की मुशावरत के बगैर नहीं हो सकता, चाहे वो मौजूदा हिकमत अमली हो, चाहे वो मुस्तकबिल करीब की हिकमत अमली हो। अब एक बड़ी मीटिंग होती है दुबई के अंदर, दुबई की बड़ी मीटिंग में सीट एडजस्टमेंट पे भी बात होती है, आइंदा के मुस्तकबिल पे भी बात होती है, वापस किसने आना है उस पर भी बात होती है। लेकिन क्या वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे को उस मुलाकात में शरीक नहीं बनाया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा पस मंजर देखना होगा ना। पस मंजर ये था, पीडीएम बना था कि अपनी बेवकूफ़ी से वो हीरो से जीरो हो गया, तो इत्तेहाद के मकासद तो पूरे हो गए ना। अब इत्तेहाद के जब मकासद पूरे गए, मैदान में नहीं है, तो ये लोग लड़ेंगे तो आपस में फिर लड़ेंगे। तो दुबई में जिन लोगों ने बैठक की है उनका अब ये ख्याल था कि अब वो ज़रूरतें नहीं रही। हालांकि ये एहसान फरामोशी है। आप देखें तो उस वक्त तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, माहौल ऐसा था के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हो गए, और मौलाना फजल रहमान साहब न सिर्फ खड़े हुए, उन्होंने पीडीएम भी बनाई और इनमें जान भी डाली, और 15 बड़े बड़े मिलियन मार्च किए उन्होंने, और बड़े धरना भी दिया। तो इसका फिर माना ये कि हमने हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा किया। अब आने वाले मुस्तकबिल के हुक्मरानों को फिर चाहिए था कि हकीकी मुस्तकबिल का जिन लोगों ने किरदार अदा किया है और जिन्होंने एक मिसाल कायम की है, कम अज़ कम वो बड़े बड़े फैसलों के अंदर एतमाद में ले आए। तो ज़ाहिर है हम कोई एतमाद में लेने के लिए हमारे लिए कोई मुश्किल तो नहीं था, उनको एतमाद में लेना चाहिए था। लेकिन जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो सियासत बेरहम चीज़ होती है, तो फिर वो तोता चश्म बन जाता है इंसान। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना है, ये जो आपने सवाल किया है। तो ये सियासी मंजरनामे के अंदर हमेशा जब मौलाना फजल रहमान साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा तहलका भी होता है और असर भी होता है। चलो, मेरे पास एक और दिलचस्प सवाल है इससे मुताल्लिक, लेकिन उससे पहले मौलाना साहब आपने कहा, मौलाना साहब आज तो आप खूबसूरत भी बने लग रहे हैं माशाल्लाह। तो आपने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये इत्तेहाद बना था, इत्तेहाद ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया तो इत्तेहाद में अब ऐसा होना शुरू हो गया, एहसान फरामोश भी आपने कहा। लेकिन मुझे एक बात है कि IMF का नुमाइंदा जो होता है वो आकर पाकिस्तान में, आप एक इतनी बड़ी सियासी जमात हैं और आपकी बड़ी कुव्वत है और असल में सारे मुजाहरे तो आप लोगों ने किए हैं, तो आपके साथ वो वफद मुलाकात नहीं करता, कुछ नहीं होता, और ये 3 सियासी जमातें जो हैं उनसे मिलकर चला जाता है। और राना साहब देखो, आप इतने सादा तो नहीं हो ना। यहाँ एक कोत होती है, उसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है नेशनल, और एक होती है इंटरनेशनल। और नेशनल इस्टेब्लिशमेंट तो हमारे साथ उसका नशे रहता है, कभी हम फीके कभी वो फीके, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें मजहबी लोग समझ कर हमें इग्नोर करते हैं और हमारी हैसियत को कम करते हैं।
हालांकि आवाम के अंदर तो मोहब्बत होती है। नबी अलैहिस्सलाम के एक हदीस से रहनुमाई लेने की कोशिश करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मन इब्तुलिय बिबलियतैनि फलियख्तिर अहवनहुमा। जो आदमी दो बीमारियों में फंस जाए, बुराइयों में, तो उसमें जो आसान बुराई है उसको इख्तियार करे। तो उस वक्त एक बुराई थी और दूसरी बुराई आप समझ सकते हैं, इशारा कर रहा हूँ। तो हमने फिर आसान वाली बुराई को नाम ले ले दूसरी बुराई का भी लिया है ना, आपका हमारा नाम ले ले जी। आपने इतनी प्यारी आयत सुनाई है, दूसरी बीमारी का नाम भी ले ले, हिम्मत करे। तो मुसीबत तो आदमी घिर जाए तो जो कमजोर मुसीबत हो जो उसको लिया जाता है ना। तो अब तो मंजर भी तब्दील हो रहा है, मंजरनामा भी, पस मंजर भी, पेश मंजर भी। तो लिहाजा आप कुछ चीजें तो नहीं आएंगी, नहीं सब मैं आसानी कर दूं मुफ्ती साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बड़ी बीमारी के मुकाबले में आपने छोटी छोटी कई बीमारियां ले ली हैं। हाँ, ये ताबीर आपकी ठीक है, इसलिए कि हमारा एजेंडा तो अलग है, एजेंडा भी अलग है। हम उस वक्त इन लोगों से बात नहीं करेंगे जब हम अकेले अपनी बुनियाद पर 2/3 अक्सरियत या 7 अक्सरियत हासिल कर लें। अच्छा तो मुफ्ती साहब, मेरा एक अहम सवाल है, वो पीछे बीच में रह गया। वो सवाल ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये एहसान फरामोश निकले, माजी करीब के अंदर या माजी अगर आप ईद में भी चले जाएं तो आपको यही देखने को मिलता था, आपस में दस्तों गिरेबां थे, इकट्ठे होते थे फिर अलहदा हो जाते थे। अब की बार ऐसा तासुर क्यों आया कि इकट्ठे होंगे तो अब तब्दील नहीं होंगे, कोई एहसान फरामोश नहीं होगा, एक मकसद के तहत इकट्ठे हैं और वो मकसद पाया तकमील तक पहुंचेगा? थोड़ा सा मैं इसका जवाब देने के लिए माजरत करूंगा आपसे कि अलग अलग वो मंजर है ना। हम मजहबी जमात हैं और हमारी शनाख्त अलग है, हमारा एजेंडा और एजेंडा अलग है। उनका जवाब तो वो देंगे, हमारा ये जवाब है कि जब कौम हमें एक हुजूम के साथ इसी में बेचती है तो हम उसी हुजूम के साथ अपने नज़रियात और अहदाफ को हासिल करते हैं। तो उन अहदाफ को हासिल करने के लिए हुक्मरान वक्त के साथ मुआहदा होता है। हमारी तो ये पोजीशन है। लेकिन जिस वक्त इमरान खान का फितना आया था उस वक्त तो हम अकेले थे, इन लोगों ने हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया। फ़र्क तो है ना कि हम इमरान खान के मुखालिफ हैं, सियासी भी और नज़रियाती भी, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले मुखालिफ हैं, सिर्फ सियासी नज़रियाती नहीं। इसका माना यह है कि आसानी से कहा जा सकता है। अच्छा मौलाना साहब, ये बता दे ये तो ना होगा कि फिर आपको आके मनाएंगे और आप फौरी तौर पर मान जाएंगे और फिर दोबारा आप इन्हीं लोगों के पीछे चलना शुरू हो जाएंगे? देखें, सियासत में कोई हर्फ आखिर तो नहीं होता। देखें, आप चीजें देखकर आगे ये सियासत तो ना हुई, ये मुनाफिकत हुई ना। फिर अभी आपने कहा कि वो एजेंट है या फलां है, तो ये सियासत और मुनाफिकत में फर्क तो रखना ना। थोड़ा सा वो जो मेरे मुंह में बात थी वो इस तरह है, मुनाफिकत इसको नहीं कहते हैं। मुनाफिकत इसको कहते हैं कि जो नजरिया लेकर आप सियासत कर रहे हैं उसके साथ आप मुखलिस ना हो, वो मुनाफिकत होती है। यहाँ तो नशे व फराज आता रहता है। अब मैं ये कह दूं कि आपको नहीं मानना चाहिए, तो कल की सियासी कुव्वतें तो यही हैं। मुस्लिम लीग नून है, सियासी पार्टी है, और एक सियासी पार्टी पीपल्स पार्टी है। तो हम तो डायलॉग को बंद नहीं करते, किसी मौके पर डायलॉग भी हो सकते हैं, नाराजगी और राजी होना भी होता है। तो इसको आप देख लें। लेकिन बहरहाल जो मौजूदा मंजरनामा है उसके अंदर हमें एक गिला पैदा हुआ है कि आप एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे थे, तो आपको पीडीएम के सरबराह की हैसियत से हमें एतमाद में लेना चाहिए था, और ये गिला बनता है। और मैं समझता हूँ पूरी कौम इस गिले के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ शामिल है। अच्छा मुफ्ती किफ़ायत साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है, उसके बाद राना साहब आपसे करेंगे। मेरा वो सवाल ये, आप उसी सवाल को मैं तूल देता हूँ जो पहले आपने एक मंजरनामा बताया कि एक बड़ी बीमारी से बचने के लिए छोटी बीमारी हमने अपने ऊपर मुसल्लत की। अब एक बीमारी है, उसका इलाज एक डॉक्टर कर सकता है। अब आपने कोई 10-12 बीमारियां और साथ में रख ली हैं, तो क्या 10-12 डॉक्टर्स के पास जाएंगे या उसके लिए भी एक जनरल सर्जन मौजूद है आपके पास? नहीं, एक बीमारी मोहलिक होती है ना, और दूसरी बीमारी जो छोटी आप कह रहे हैं वो गैर मोहलिक होती है। तो मोहलिक बीमारी से तो बचना ज़रूरी होता है, और अगर साइड इफेक्ट में आपको कोई और बीमारी होती है तो उसका भी इलाज हो जाता है। मेरे ख्याल में 2-3 दिन आप सब्र करें, आपका जवाब अमली तौर पर दे दिया जाए। जी राना साहब। अच्छा चले ये बता दें, अभी आपने एक बात की है
कि ये सारे इंटरनेशनल माफिया है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, इनके साथ तल्लकात है, ये इसलिए तीनों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, इसलिए इनके साथ लोगों के राब्ते हैं। मौलाना साहब ने आज फरमाया कि 2001 दफ़ा मुझे वोट दिया, चेयरमैन पीटीआई ने मुझे वोट दिया, मुझे उसका कर्ज है, लेकिन जब मुझे पता चला ये इंटरनेशनल एजेंट है तो इंटरनेशनल माफिया से, इसलिए उसके बाद मैंने वो कर्ज नहीं उतारा। अब तो नून लीग भी आपके बकौल इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के साथ है और पीपल्स पार्टी भी, तो फिर अब आप वो कर्ज किस तरह अदा करेंगे? देखिए राना साहब, ये जितनी भी जमातें हैं वो उसको आप नोटेबल कहते हैं या इलेक्टेबल, जो वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, तो उनको कुछ ना कुछ माहौल तो बनाना पड़ता है अपने हक में इंटरनेशनल तौर पर, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमें सही शिकायती की तो बिल्कुल बैरूनी एजेंडे पर आया था, और वो एजेंडा उनको तय करना था 2018 से लेकर 2033 तक, और इसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, एक बहुत बड़ी साजिश थी। वो साजिश की बुनियाद ये थी कि पाकिस्तान को ये जो उसका एटम बम है इसको रोल बैक किया जाए और ये ताल्लुकात ख़राब कर दिए जाए चाइना के साथ। हम इस मामले को डिस्कस नहीं करना चाहते कौन किसने क्या था। आप ये सर यासर आपसे पूछ लेगा, मुझे तो एक सिंपल सा सवाल का जवाब दे दें, क्या आने वाले दिनों में, अभी आपके तर्जमान का बयान चल रहा है कि ये जो दुबई में मुज़ाकरात हुए ना ये पाकिस्तान के हैं, हाफिज अब्दुल्ला साहब का बयान है कि ना ये पाकिस्तान के हैं और ना ये पीडीएम के हैं, तो जो मुज़ाकरात पीडीएम और पाकिस्तान के नहीं हैं, तो क्या आप उन जमातों के साथ जाएंगे? देखो, इलेक्शन तो हम अपनी बुनियाद पर लड़ेंगे, हमारे दरमियान कोई इत्तेहाद तो है नहीं इंतखाबी, हम अपनी बुनियाद पर रहेंगे। और हाफिज साहब ने जो कहा कि ये पाकिस्तान के नहीं, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या खैर है? अगर पाकिस्तान के लिए खैर होती तो इस्लामाबाद के अंदर ये मुज़ाकरात होने चाहिए थे, और ये पीडीएम के लिए नहीं है कि उसका सरबराह करे मुझे इन्होंने बाईपास किया है। तो हाफिज अब्दुल्ला साहब की इस बात से मुझे इत्तेफाक। अगर ये तमाम तर मुआहदात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए होते तो इस्लामाबाद में होते, दुबई में ना होते, और अगर बाईपास किया गया है तो एहसान फरामोशी है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी से में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम फे का मौक़िफ़ आया हमारे सामने। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? पीपल्स पार्टी से अगर पूछा जाए, उनके तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब या उनके दीगर वज़रा जो हैं वो ये बात करते हैं कि अगर सीट एडजस्टमेंट होगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हो सकती है, क्योंकि जनूबी पंजाब में जो बड़े घराने हैं उनका असर रसूख हमारे साथ है, उनका वज़न हमारे पलड़े में है। और सिंध के अंदर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट की बात करती है तो वो बता दे कि किस शहर के अंदर उनकी अक्सरियत है या किस शहर से नशिस्त निकाली जा सकती है। हाँ, अगर कराची की बात करती है तो कराची में कहीं ना कहीं पर सीट एडजस्टमेंट का मौका पैदा किया जा सकता है। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी JUI फे के बारे में ये मौक़िफ़ नहीं रखती, यानी अगर पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जाना चाहे तो वो सीट एडजस्टमेंट की बात जमीयत उलमा इस्लाम फे से नहीं कर रही। अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी कर रही है, तो कयास आराइयों पे क्या कर रही है? क्या अभी मंजरनामा सामने वजह नहीं है इसलिए कर रही है, या उसके पीछे वजूहात कुछ और हैं? राना साहब, अगर JUI फे का मौक़िफ़ देखा जाए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देखा जाए, तो क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत है ये इन दिनों कहां पे जाएगी? क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर तो तमाम इलेक्टेबल्स जो हैं वो एडजस्ट होते दिखाई नहीं दे रहे। मुझे एक बात कहें, आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी देखें, वो है मुस्लिम लीग नून की बी पार्टी, और हमें तो भी ये सोचना होगा कि उसकी तर्जमान आगे मरियम औरंगजेब होगी या फरदौस आशा कवान साहबा होंगी, कौन होगी? अगर वो मुस्लिम लीग नून की बी पार्टी नहीं है तो अभी तक उनके लोगों ने इस्तीफे क्यों नहीं दिए? अभी तक उन्होंने हुकूमत के खिलाफ महंगाई की तहरीक क्यों नहीं चलाई? अभी तक उन्होंने हुकूमत के खिलाफ ये जो मौजूदा हालात हैं उस पर वो क्यों नहीं बोले? इसी तरह मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी हुकूमत की बी टीम है। अब वो नून लीग के साथ उन्होंने इशारा दे दिया कि हम जाएंगे, हम नून लीग के साथ अपना आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस सारे सिनेरियो में तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास नाम बड़े हैं, कोई शक नहीं, सारे बड़े नाम हैं, लेकिन ये सारे बड़े नाम जो हैं ये इंतखाबात में किस तरह इलेक्शन जीतेंगे? क्या इन्होंने अभी तक किसी एक हलके में एक सियासी जलसा किया है?
सिर्फ फरदौस आशिक अवान एक वाहिद लीडर है जिसका एक अपना जाती वोट बैंक है, लेकिन विनिंग वोट बैंक नहीं है। इसके अलावा अगर आप मुझे बता देना, आपको मैंने पहले भी कहा था, देखे नुमान लंगरियाल जिसके मतलब कहा जाता था इलेक्शन नहीं हार सकता, उसको एक ऐसे शख्स ने इलेक्शन हराया जो पहली दफा सियासत में आया और उसने हराया। उसके बाद आप आ जाए इनके वहां बखर से नवानी 7 इलेक्शन जीते थे, वो इलेक्शन हार गए। उसके बाद आप आ जाए जरा जहांगीर तरीन साहब के अपने इलाके में, तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे उनके बेटे उस वक्त इलेक्शन हारे थे जब वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, और उनके मुकाबले में जीतने वाला शख्स जो है वो कितना पॉपुलर था आपको पता है। तो ये सारी चीजें तो आपको देखना पड़ेंगी। अगर आप अब वो वक्त गुजर गया कि जनाब बड़े नाम होंगे तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे, बड़े नाम नहीं होंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। शाह महमूद कुरैशी की बेटी क्या बड़ा नाम नहीं था शाह महमूद कुरैशी का? उनकी बेटी इलेक्शन नहीं हारी। जिस वक्त सारी सीटें आप जीत जाते हैं और वो सीट एक आप हार जाते हैं तो क्या था? अब ऐसा नहीं है। अब अवाम का रुझान चेंज है। आप देखें कि आपका यंगस्टर वोटर जो है वो अब अपनी मर्जी कर रहा है, आपकी खवातीन वोटर अपनी मर्जी कर रही है। दूसरा, आने वाले दिनों में ज़हन में रखिएगा, ये बड़ा अहम चीज होती है, किचन की 5 से 6 अशिया ऐसी होती हैं जो घर में हर औरत के लिए, अमीर हो गरीब हो, उसके लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। अब आटा, चीनी, घी, दालें, ये चीजें अब ये चीजें पूरी नहीं होती। 2 लाख सैलरी। इस पे मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वजीर सिंध तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तैमूर साहब, बहुत मशकूर आपके वक्त के। तैमूर साहब, अगर देखा जाए दुबई के अंदर जो मीटिंग हुई, आपने ये कहा कि जरदारी साहब तो कहेंगे कि आओ जहाज में बैठो वापस आ जाओ। अब ये मुनहसर है मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, तो उस मीटिंग के ऊपर खफा हुए आज मौलाना फजलुर रहमान काफी दिनों बाद बोले। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने ये बात कर दी कि वहां पे जो मीटिंग थी ना वो रियासत पाकिस्तान के लिए थी, ना ही वो पाकिस्तान की सियासत के लिए थी। अब अगर ये मंजरनामा वजह हो चुका है तो आप उसको डिफेंड किस तरीके से करेंगे? क्योंकि वो तो पीडीएम के सरबराह हैं, ये अलग बात है कि आप पीडीएम का हिस्सा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो हुकूमती हिस्सा जरूर है, हुकूमती इत्तेहाद का भी हिस्सा है, पर हमारा पीडीएम से कोई वास्ता नहीं है। हमने बहुत शुरू में ही अपनी राहें पीडीएम से अलग कर दी थी, तो हमें एक्चुअली इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मामलात मेरे ख्याल से मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान और मौलाना साहब के दरमियान ही सेटल हो तो बेहतर है। सिर्फ एक चीज समझ नहीं आती कि यही बात जो कैमरा पे आके कही मौलाना साहब ने, अगर यही बात जाकर और शहबाज शरीफ साहब को बंद कमरे में शिकायत करते तो शायद थोड़ा बेहतर रहता। पता नहीं क्यों हम लोग कभी कभी जल्दबाजी कर जाते हैं जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती। पर अगर हम ये जल्दबाजी ना करें तो फिर 92 न्यूज भी तो बोर हो जाएगा ना, कोई खास खबर नहीं मिलेगी तो आपको और मुझे मजा नहीं आएगा। तो इसलिए चले ठीक है, थोड़ा बहुत ही होना चाहिए। राणा साहब, तारपुर साहब, मुझे ये तो बता दें कि आप ठीक, आप पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीडीएम के जलसों में आपके ओहदेदारान जाते हैं। पीडीएम के जितने जलसे हुए एंटी हुकूमत, जब आपके मुखालिफ हुकूमत थी, तो उसमें आप लोगों ने अपना पूरा हिस्सा लिया है। तो यही बात मौलाना साहब कहते हैं कि तहरीकें हमने चलाई हैं, आकर इन लोगों ने वहां पे मेले लूटे हैं और अब हमारे साथ ये हाथ कर गए। हाथ तो देखें कोई भी नहीं हुआ। अगर आपस में हम मिलना चाह रहे हैं तो कोई हम पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर कोई मुलाकात होती है तो मौलाना साहब से इजाजत लिए बगैर उस मीटिंग में ना बैठे और उस मुलाकात में ना बैठे। मैं तो खुद समझता हूँ ये इतना कोई सियासी मंजरनामा कम था, पर ये एक इंडिपेंडेंस है जो हर इंसान, हर सियासतदान के पास है। अगर मौलाना साहब को इतना मिलने का शौक है, हम कहते हैं जरदारी साहब को एक मीटिंग करा दें, उनके साथ बिठा के शहबाज शरीफ साहब को उनका गिला शिकवा इस बात में दूर हो जाना चाहिए। आप तैमूर साहब कहते हैं उनके साथ कोई हाथ नहीं हुआ, वो समझते थे कि आइंदा सदर ममलिकत वो बनेंगे। सदर ममलिकत की नशिस्त बाकी नहीं बच रही, उसकी बंदर बांट कहीं और होती दिखाई दे रही है, तो उनके साथ हाथ नहीं हुआ, उनके साथ तो फिर बहुत बड़ी गेम होगी सर। देखें, एक चीज तो मैं आपको यकीन दहानी करा दूं कि जो भी फैसले होंगे, जो भी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो सबको सामने बैठा के होगी। पर मीटिंग्स, इनिशियल गपशप, इनिशियल
क्या कहते हैं, कचहरियां तो जारी रहती हैं ना, ये थोड़ी बंद हो सकती हैं। और मेरे ख्याल से ऐसी जो बात है, कोई कमिटमेंट नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने की मौलाना साहब को। ये बातचीत बाद में होगी, अभी इलेक्शन हो जाए, देख लें किसमें कितना दम है। पीडीएम मौलाना साहब के साथ मिलकर कितनी सीटें निकाल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंटली कितनी सीटें निकाल रही है, क्या सीट एडजस्टमेंट हो रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं। जो फैसले कुछ हो गए हैं, कुछ फैसले अभी होने हैं, तो वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम। नंबर गेम आने के बाद पता चलेगा कौन पीएम, कौन प्रेसिडेंट, कौन कहाँ का सीएम। अच्छा, एक आखिरी सवाल तैमूर तालपुर साहब, दुबई के अंदर बातचीत वैसे हुई क्या? जी मेरे हिसाब से दुबई में एक निजी ट्रिप था, एक निजी ट्रिप पे गए थे। उस निजी ट्रिप पे जाने के बाद कोई बातें हुई हैं, तो वो मेरे ख्याल से कोई सियासी मंजरनामे पे लाई नहीं गई है। तो मेरे ख्याल से मैं भी ऐसी कोई बात करने से गुरेज करूंगा। फिलहाल सियासी मंजरनामे पे अभी लाई नहीं गई, जल्द ही सियासी मंजरनामे आएंगी और सदर ममलिकत बनाने के लिए किसी को अभी तक कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी सियासी मंजरनामे में बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया है, JUIFA का मौक़िफ़ भी सुन लिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे पीपल्स पार्टी और JUIFA, अगर इन तीनों का ट्राइका बरकरार नहीं रहता तो आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अगर इनके इत्तेहाद के साथ सीट एडजस्टमेंट पे ये मैदान में उतरते तो तब कितनी नशिस्तें बन सकती थी, तब मंजरनामा क्या बन सकता था? और अगर दो फरीक एक तरफ और एक तरफ मैदान में उतरता है तो कौन किसको डेंट डालेगा? दो चीज़ें तो आप नोट कर लें। पाकिस्तान की सियासत में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, किसी का किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उस जगह सीट एडजस्टमेंट होगी जहां पर एक सियासी जमात को नजर आएगा मेरा उम्मीदवार तीसरे नंबर पे भी नहीं है, तो फिर वो किसी जगह जाके सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा सारे अपनी अपनी दुकान खोलकर अपना अपना सौदा बेचेंगे। देखें, अभी उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से तो कह दिया गया है कि हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया गया है कि अगर गिला करना है तो पीडीएम से करें, हम तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है, हम तो इनके साथ किसी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर यह बात फाइनल हो चुकी है कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, वो किसी जगह इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। उसकी बड़ी क्लियर वजूहात है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं मरियम नवाज शरीफ वजीर आज़म बने, अगर वो खुद नहीं बनते तो मरियम नवाज बने। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी या आसफ अली जरदारी वजीर आज़म हो, इसके अलावा तो उनको कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। अब मुझे बताएं, अगर ये आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो मुस्लिम लीग नून वजीर आज़म लाएगी या पीपल्स पार्टी लाएगी? और दूसरी, मैंने आपको ये खबर दे दूं, पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है मरियम नामंजूर, नवाज शरीफ नामंजूर, शहबाज शरीफ के साथ हम शरीक इक़्तिदार में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ बेहतर है इन दोनों से। और यह पैगाम पीपल्स पार्टी का नहीं है, यह पैगाम किसी और जगह से भी गया है। अगर यह किसी और जगह से पैगाम ना गया होता तो आज बड़े मियाँ साहब पाकिस्तान में मौजूद होते, आज बड़े मियाँ साहब के रास्ते में कोई रुकावट ना होती। किसी तरफ से कोई रुकावट या पैगाम ऐसा है कि मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, नहीं तो मियाँ साहब तंदुरुस्त हो चुके हैं, मुशक्कत वाला उम्रा किया है उन्होंने, दुबई गए हैं, दुबई से 2.25 घंटे की फ्लाइट पाकिस्तान की है, यहां पर उनकी हुकूमत है, उनकी मर्जी का इस्तकबाल हो सकता है, उनकी मर्जी की जेल जाना पड़े तो मर्जी की जेल मिल सकती है, उनको घर के अंदर नजरबंद रख सकते हैं, ये सब जेल करार दे सकते हैं। तो यार ये एक बात तो ज़हन में रखिए, ये सारे लोग जो है चंद दिनों बाद एक दूसरे के साथ भी दस्तगिरबा होंगे और इसके अलावा बहुत से लोग मंजर से गायब होंगे। ये मैं आपको बिल्कुल। अच्छा राना साहब ये बात जो मंजर से गायब होने वाली है, ये माजी के अंदर भी होती रही है कि बहुत से लोग मंजर से गायब हो जाएंगे।
उसको भी 1.5 साल हो गया। आपने मैंने एक बड़ा इंटरव्यू किया था, उसमें याद है ना, किसी ने कहा था ये बात। जी 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 जी, ये याद करें आप, ये तमाम तर बातें की गई थी साबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो मंजर से गायब होने वाले अभी तक गायब क्यों ना हो सके? इंतजार करें ना, होने वाला है काम, शुरू हो चुका है, बहुत सी चीजें शुरू हो चुकी हैं, बहुत सी चीजें शुरू होने वाली हैं। बहुत से लोग गिरफ्तार होंगे, बहुत से लोग पकड़े जाएंगे, बहुत से लोग शिकंजे में आएंगे, बहुत से लोगों से पूछा जाएगा कि इतने पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग किसने की। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बीमारी मनी लॉन्ड्रिंग है। आपको पता है, अभी आज की आपको खबर दे देता हूं, एक शख्स दुबई से ओमान भाग गया है। वो शख्स बाकायदा एक बड़े माफिया से तल्लक रखता था, खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करता था, खरबों रुपए की। अगले प्रोग्राम में नाम भी दे दूंगा, तस्वीर भी दे दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा। और उनके ताने बाने भी हुकूमत के किसी ना किसी शख्स से मिलते थे, इवन पुलिस के अंदर उसके ताने बाने मिलते थे। वो बाकायदा यहां तक होता था कि अगर कोई शख्स उनसे अपने पैसे वापस मांगता था तो उस पर अगवा का पर्चा कटवा देते थे, पुलिस साथ मिली होती थी। ये सारा कुछ होता था, हो रहा है, ये सब पकड़े जाएंगे। इस मुल्क की मौशत को तबाह करने वाले बहुत से पकड़े जाएंगे। 2 साबिक वजीर आजम जाएंगे जेल में, 3 साबिक वज़रा जाएंगे, वजीर आला जाएंगे जेल में, 1 साबिक वजीर खारजा जेल में जाएगा। आप क्या समझते हैं बचत हो जाएगी? बहुत से ब्यूरोक्रेट मौजूदा जेलों में जाएंगे। ये गेम चलने वाली है, इंतजार करें यासर। ये इतना आसान नहीं होगा अगर कोई समझे कि सिर्फ मैंने खाली गेम एक को आउट करके बाकियों के लिए ग्राउंड है। ग्राउंड में अब वही रहेगा जो बिल्कुल क्लीन होगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। और दूसरी यासर, आज के प्रोग्राम में हमें एक जरूर मजम्मत करनी चाहिए। पाकिस्तान के सिपा सलार, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं, वो खुद पाकिस्तान है। हमें उनके खिलाफ हर साजिश करने वाले की मजम्मत करनी चाहिए, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने वालों की मजम्मत करनी चाहिए। हमें अपनी पाकिस्तान की फौज को मजबूत करना है, हमें अपने इदारों को मजबूत करना है। और जो लोग उनके खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं, ये घिनौना खेल खेल रहे हैं, वो उनके खिलाफ नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम सब की सियासत है, हम सब की सहाफत है, हम सब की नौकरी है। तो हमें ये भी आज के दिन में ज़हन में रखना होगा, ये भी हमें करना होगा। और आप क्या समझते हैं ये जो एक कैंपेन चल रही है, ये कैंपेन का तज़किरा कर रहे हैं, ये अंदर से चल रही है या बैरून मुमालिक में बैठे हुए हैंडलर चला रहे हैं? जो हैंडलर चला रहे हैं, हैंडलर के पीछे कौन है ढूंढना पड़ेगा, इसका फायदा कौन उठा रहा है ढूंढना पड़ेगा, इसके पीछे कौन है ढूंढना पड़ेगा। मैंने एक बात की थी कि दुबई मीटिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो जल्द बाहर आने वाली हैं, इस पर भी नजर रखनी होगी, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन करने वालों को सोचना होगा, इस पर भी बात करने वालों को सोचना होगा। कुछ जगह पे हैं जहां पर कुछ और मीटिंगें भी हुई थी, उसको भी सोचना होगा। जो भी इसका हैंडलर है, जो भी है, किसी भी सियासी जमात से है, उसको पकड़ना होगा, उसको गिरफ्त में लाना होगा। नहीं तो ये पाकिस्तान के लिए खतरा होगा, और पाकिस्तान से आगे हमें कुछ नहीं है। और पाकिस्तान का सिपह सलार पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है। तो हमें जहां पे हम बाकी सियासी जमातों की बात करते हैं, हमें इसको भी रखना होगा, बिल्कुल नजर में रखना होगा, और इस पर जहां तक हो सकता होगा करना होगा। बाकी यासर, ये पाकिस्तान के अंदर सियासत आने वाले दिनों में टुकड़ों में बंटने वाली है, टुकड़ों में। चलें, MKM किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी, MKM आजाद इलेक्शन लड़ेगी, MKM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी, और उसका टारगेट सिर्फ एक होगा, कराची, हैदराबाद, मीरपुर और सखर, यहां से पीपल्स पार्टी को इलेक्शन हराना। और जब वहां पर यही इत्तेहाद के लोग आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, उसका बेनिफिट उस सियासी जमात को होगा जो सियासी जमात अवाम की बात करेगी। ना MKM के पास अवाम की बात है, ना पीपल्स पार्टी के पास अवाम की बात है, ना जमीयत उलमा इस्लाम के पास ये है, ना मुस्लिम लीग नून के पास है, क्योंकि ये सारे हुकूमत में रहे हैं। और ना ही तरीके इस्तेहकाम में पाकिस्तान के पास है, ना ही मुस्लिम लीग काफ के पास है, क्योंकि ये सब हुकूमत का हिस्सा है। याद करें फरदौस आयशा कमान साहिबा को मैं याद दिलाता रहता हूं ना, आज 7 दिन हो गए हैं, इस्तीफे नहीं आए।
इसका मतलब है ये 7 के भी 70 होते दिखाई दे रहे हैं इस्तीफे, लगता है फिर भी नहीं आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।